Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Legend Institute of Management and Sciences. This is me Sawasim, course instructor for the subject of economics. आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमारी इकोनॉमिक्स बेस करती है बेसिकली इन दो फोर्सेस के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। इसको हम लोग आज अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कौन सी फोर्सेस हैं और ये मार्केट में किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं। तो इनको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्केट क्या होती है। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर वर्ड सुनते रहते हैं, बल्कि हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। हम सब लोग मार्केट में जाते हैं किसी न किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए या किसी भी चीज़ को बेचने के लिए। तो मार्केट की डेफिनेशन जो यहाँ पर दी हुई है वो ये है, इस प्लेस वेयर मैनी बायर्स एंड सेलर्स टेक पार्ट इन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। यानी मार्केट एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर आपके बायर्स और सेलर्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बायर कौन होता है और सेलर कौन होता है? हम ही इंडिविजुअल समटाइम बायर होते हैं और समटाइम सेलर होते हैं। तो मार्केट में जब हम लोग कोई भी चीज़ अपनी बेचने के लिए जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर एज आ सेलर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब हम लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को फुलफ़िल करने के लिए कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग एज आ बायर एक्ट कर रहे होते हैं। कहाँ पर? मार्केट में। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज़ का जिक्र किया गया है, बाइंग एंड सेलिंग, ऑफ कोर्स इनका ताल्लुक भी आपके बायर और सेलर के साथ ही है कि अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हम सेलिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए गए हुए हैं मार्केट के अंदर तो वी आर इंगेजिंग और इन्वॉल्विंग इन बाइंग एक्टिविटीज़। तो ये है हमारे पास मार्केट की डेफिनेशन। तो सबसे पहले डिमांड और सप्लाई को समझने से पहले हम लोग मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं। मार्केट के बाद हमारे पास मार्केट की एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग परफेक्ट मार्केट या फिर परफेक्ट कंपटीशन का भी नाम देते हैं। ठीक है, उसकी हमारे पास 5 शराइत होती हैं, 5 कंडीशंस होती हैं। अगर वो फुलफ़िल हो रही हों तो उस मार्केट को हम लोग परफेक्ट मार्केट का नाम देते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन है वो है मैनी बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर मैनी बायर्स एंड सेलर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी वहाँ पर ख़रीदारों की और फ़रोख्तकारों की कसीर तादाद मौजूद होती है। ऐसी मार्केट को हम लोग परफेक्ट मार्केट का नाम देते हैं। दूसरी इसकी कंडीशन क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ऐसी मार्केट के अंदर किसी भी बायर के लिए या किसी भी सेलर के लिए एंट्री और एग्जिट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी पाबंदी नहीं होती। यानी कि बीइंग अ सेलर हम लोग जब चाहें किसी भी मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को ऑफ़र कर सकते हैं, बेचना शुरू कर सकते हैं। यानी अपना कोई भी स्टॉल लगा सकते हैं, कोई भी शॉप ओपन कर सकते हैं। हमारे ऊपर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी जब नहीं होती, इस तरह की मार्केट को हम क्या नाम देते हैं? परफेक्ट मार्केट का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग मार्केट को छोड़ के जाना चाहते हैं, यानी हमें ये लगता है कि हमारे लिए अभी बिजनेस सूटेबल नहीं है, तो हम उस मार्केट को एग्जिट भी कर सकते हैं। इसी तरह से सेम कंडीशन आपके बायर के लिए भी है कि हम लोग जब भी चाहे मार्केट में आकर कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं और जब चाहे उस मार्केट को स्विच करके किसी और मार्केट से भी वो चीज़ खरीद सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज़ प्राइस टेकर्स। मार्केट के अंदर मौजूद जितने भी सेलर्स होते हैं या जितने भी बायर्स होते हैं वो प्राइस टेकर्स कहलाते हैं। टेकर्स मीन्स यानी कि प्राइस को ही हम लोग फॉलो करते हैं जो मार्केट प्राइस होती है। आपके सेलर अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है? परफेक्ट मार्केट है। और ये कंडीशंस ही हैं कि जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी आपकी मार्केट परफेक्ट मार्केट नहीं कहलाती। फोर्थ हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज़ कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट। आपके बायर का और आपके सेलर का मार्केट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी चीज़ मार्केट में मैन्युफैक्चर करके बेचने के लिए आते हैं, जब तक आपके पास मार्केट रिसर्च नहीं होगी, आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज़्यादा है या किस प्रोडक्ट का मार्केट में ट्रेंड ज़्यादा है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप प्रॉपर वे के अंदर उस चीज़ को सही प्राइस के ऊपर नहीं बेच सकते और प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। इसी तरह बीइंग अ बायर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं होगी कि कौन सी चीज़ की प्राइस एक्चुअल कितनी है और आपने उसकी कितनी प्राइस एक्चुअल पे करनी है। तो क्या है जी, जब तक आपके पास मार्केट का कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तो आप दुकानदार ज़्यादा कीमत वसूल कर लेंगे। तो आपके बायर और सेलर के लिए मार्केट की कंप्लीट नॉलेज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
फिफ्थ कंडीशन क्या है, ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है परफेक्ट मार्केट की, कि आपकी इस तरह की मार्केट के अंदर मौजूद जो गुड्स या सर्विसेज होती हैं वो सेम नेचर की होती हैं। लाइक हम बात करते हैं यहाँ पर वेजिटेबल मार्केट की, तो वेजिटेबल तो एक तकरीबन एक जैसी ही होती है। किसी भी दुकान पर चले जाएं आपको आलू भी एक जैसे मिलते हैं, टमाटर भी एक जैसे मिलते हैं। आप फ्रूट्स की बात करते हैं, वहाँ पर भी आपको हर शॉप के ऊपर एक ही जैसे फ्रूट्स मिल रहे होते हैं। तो क्या है जी, आपकी प्रोडक्ट्स की नेचर क्या होती है, वो सेम होती है। अगर आप मिनरल वाटर की बात करें तो आप अगर किसी भी शॉप पर सतपारा लेने के लिए चले जाएं तो सतपारा भी एक जैसा आपको हर शॉप पर मिलेगा। दैट इज सेम प्रोडक्ट कैटेगरी इन मार्केट। तो ये 5 कंडीशंस थी आपकी परफेक्ट मार्केट की। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। पॉज करें जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिमांड की, जो कि हमारे पास मार्केट की पहली फोर्स है। इसको फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ को। आपकी डिमांड एंड सप्लाई ही बेसिकली आपकी मार्केट को रन करने के अंदर अपना पार्ट प्ले कर रही होती हैं। इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस है, दैट्स वाई इनको हम लोग मार्केट फोर्सेस का नाम देते हैं। सबसे पहले हम लोग डिमांड की डेफिनेशन को यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी भी चीज़ की डिमांड कब डिमांड कहलाती है। उसकी हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जब हम किसी भी चीज़ की नीड की बात करते हैं, वांट की बात करते हैं, वो हमारी डिमांड नहीं होती। यानी किसी भी चीज़ की ज़रूरत, किसी भी चीज़ की तलब, आपकी ज़रूरत, आपकी तलब कब बनती है, जब ये हमारे पास 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत को हम लोग उसकी तलब तब तक नहीं बोलते जब तक तमाम कंडीशंस पूरी ना हो। यानी कोई भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं लेकिन उसको ख़रीदने के आपके पास पैसे मौजूद नहीं हैं, वो आपकी तलब नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास किसी भी चीज़ को ख़रीदने के पैसे हैं लेकिन उसकी नीड नहीं है आपको, तो भी वो आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। तो डिमांड की कहलाने के लिए आपके पास 3 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ विलिंगनेस टू परचेज। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को ख़रीदने की आपकी ख्वाहिश का होना ज़रूरी है, यानी आप उस चीज़ को ख़रीदना भी चाहते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन की। आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, उसकी आपको ज़रूरत है, ख्वाहिश है, तो वो क्या है, आपकी विलिंगनेस टू परचेज है। उसको ख़रीदने के आपके पास पैसे भी मौजूद हैं, पावर टू परचेज, तो भी वो आपकी डिमांड कहलाएगी। इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। उस टाइम के गुजर जाने के बाद अगर वो चीज़ खरीदते हैं तो भी वो आपकी डिमांड नहीं कहलाती। तो हम कह सकते हैं कि डिमांड के कहलाने के लिए ये जो पहली 2 कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेसिफिक टाइम पीरियड को। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी है, इसी तरह से हम किसी और प्रोडक्ट की भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर की एग्जांपल लें। न्यूज़पेपर को अगर आज का न्यूज़पेपर, लाइक आज हमारे पास 27 तारीख है, 27 तारीख का न्यूज़पेपर अगर आप 27 तारीख में ही लेकर पढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कहलाएगी। लेकिन 27 तारीख के गुजर जाने के बाद 28 तारीख को अगर 27 तारीख का न्यूज़पेपर खरीदेंगे तो वो उसकी डिमांड नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ही गुजर गया। अब उसकी खबरें पढ़कर आप क्या करेंगे। तो डिमांड आपकी कब कहलाती है, जब उस चीज़ को खरीदने की आपकी ख्वाहिश भी मौजूद हो, उसको खरीदने की आपके पास पैसे भी मौजूद हों और वो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी हो। अब अगर इनमें से एक कंडीशन होती है और दूसरी 2 कंडीशंस नहीं होती तो आपकी डिमांड नहीं होती, वो कहलाती नहीं है। यानी आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास मोबाइल को ख़रीदने के पैसे नहीं है, पावर टू परचेज नहीं है, तो वो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत कहला सकती है, ख्वाहिश कहला सकती है, वो आपकी तलब नहीं कहलाएगी, यानी आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। इसी तरह से आपके पास पैसे मौजूद हैं, यानी पावर टू परचेज है, लेकिन उस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो भी उस चीज़ की आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। आप गाड़ी की बात करते हैं कि आपके पास गाड़ी खरीदने के पैसे तो हैं लेकिन आपको गाड़ी की अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे गाड़ी की डिमांड है या मैं गाड़ी की डिमांड करता हूँ। वो कब होगी, जब आपके पास उसको ख़रीदने की ख्वाहिश के साथ साथ उसको ख़रीदने की पावर भी होगी। तो ये थी हमारे पास डिमांड की डेफिनेशन। अब जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लॉज डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसी तरह से डिमांड से रिलेटेड भी हमारे पास एक लॉ मौजूद है इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड का नाम देते हैं कानून तलब। अब कानून तलब हमें क्या कहता है, इसकी हम लोग डेफिनेशन को ज़रा गौर से देख लेते हैं। इफ़ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अगर बाकी अवामिल चूँ के तू रहें या बाकी अवामिल तब्दील ना हो, तो इफ़ द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज, किसी भी प्रोडक्ट की जब प्राइस में इजाफा होता है, देन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज,
तो उसकी जो मिकदार तलब होती है वो कम हो जाती है। और इसी तरह से इफ़ प्राइस डिक्रीज देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अब लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहता है कि अगर बाकी अवामिल जो के तू रहे, मार्केट के अंदर अदर कंडीशंस चेंज ना हो, तो सिर्फ हम कोई एक प्रोडक्ट लेकर उसकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर ये बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की मार्केट में कीमत क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो बीइंग अ कंज्यूमर हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देते हैं। और इसी तरह से अगर उसी प्रोडक्ट की प्राइस में क्या हो जाता है, कमी वाक़ई हो जाती है, तो हम लोग उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं। लेट्स सपोज कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, हम किसी भी डेली कंजम्पशन की कोई भी आइटम ले सकते हैं। इसमें आपके किचन आइटम्स हो सकते हैं, आपके डेली यूजेज की आपकी कोई पर्सनल भी प्रोडक्ट हो सकती है। हम इसमें कोई भी फ्रूट ले लेते हैं, लाइक जैसे आजकल मैंगो सीज़न चल रहा है, तो हम बात करते हैं कि अगर आम की कीमत मार्केट में 50 रुपये से बढ़कर 80 रुपये किलो हो जाए, तो जहाँ पर आप 50 रुपये किलो के ऊपर 5 किलो आम लेते थे, अब आप 3 किलो आम लेंगे या फिर 2 किलो आम लेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है जी, पैसे लिमिटेड है। अब क्या हुआ, उस चीज़ की प्राइस तो बढ़ गई है, इसलिए आप अपने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि प्राइस में इजाफा हो गया। इसी तरह से आप ये देखते हैं कि प्राइस उसकी 50 रुपये से कम हो जाती है, 30 रुपये किलो हो जाते हैं या 40 रुपये किलो आम हो जाते हैं, तो जहाँ पर आप 5 किलो आम खरीदते थे, अब वहाँ पर आप 6 किलो 7 किलो या 8 किलो खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि अब आपकी जो उस आम की कीमत है वो कम हो जाने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। आपके पास जो पैसे थे जिससे आप 5 किलो आम खरीदते थे, अब उससे आप 6 किलो या 7 किलो आम खरीदने के काबिल हो गए। तो यही बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड आपको बताता है कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में कमी वाक़ई होती है, तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं और प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफे से आप उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे, जिसके अंदर हम ये वैल्यूज़ लेकर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आइए टेबल की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया है। प्रोडक्ट हमने वही ली है जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने मैंगोज़ प्रोडक्ट ली थी। यहाँ पर हम लोगों ने प्राइस ली है पर केजी मैंगोज़ की, और साथ में हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली है। अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से प्राइस के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती चली जाएगी। जहाँ पर हम बात करते हैं ना चेंज की, तो चेंज में या तो आपका इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है, प्राइस में भी और क्वांटिटी डिमांडेड में भी। सबसे पहले हम इंक्रीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जब 50 रुपीज़ पर केजी मैंगोज़ थे मार्केट में, उसकी क्वांटिटी डिमांड आप कर रहे हैं 25 केजी, यानी 50 रुपये किलो आम आप 25 किलो ख़रीद रहे हैं, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है मार्केट में। अब इसके साथ ही आप लोग देखते हैं यहाँ पर प्राइस में क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। कितने रुपए का, 10 रुपये का इजाफा हो जाता है, यानी अब आम आपको मिल रहे हैं मार्केट में 60 रुपये किलो। तो आपने क्या किया, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर दिया, 25 किलो लेने के बजाय अब आप 20 किलो ले रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपने देखा प्राइस में इजाफे की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। और लॉ भी हमें यही कहता है कि जैसे ही आपकी मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस में क्या होगा, इजाफा होगा, आप अपनी क्या करेंगे जी, क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देंगे। इसी तरह से हम फर्दर देखते हैं कि आपके आम हो जाते हैं 60 रुपये किलो के बजाय 70 रुपये किलो, यानी कीमत में क्या हो जाता है, मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी डिमांड को भी कम कर देते हैं, यानी अब आप क्या ले रहे हैं, 70 रुपये किलो आम जो मिल रहे हैं आपको मार्केट में, अब वो 15 किलो ले रहे हैं। इसी तरह से आप फर्दर देखें, आम की कीमत में 10 रुपये का मज़ीद इजाफा हो जाता है, यानी अब आपको मार्केट में आम मिल रहे हैं 80 रुपये किलो। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी डिमांड को मज़ीद कम कर देना है, यानी अब आप 15 किलो के बजाय 10 किलो आम खरीदेंगे। और इसी तरह से सो ऑन, जब तक आपकी यही प्रैक्टिस चलती रहेगी और आपने भी अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस चेंज अपनी क्वांटिटी डिमांड को चेंज करते चले जाने हैं। लास्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि आपके आम की कीमत 80 रुपये से क्या हो गई है, 90 रुपये हो गई है पर केजी। तो अब आपने क्या किया है, अब आप क्या ले रहे हैं, 5 किलो आम ले रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा जैसे जैसे कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है, आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होती चली जा रही है। इसको हम लोग रिवर्स लेकर जाते हैं। इसकी दूसरी कंडीशन को समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि आपकी मार्केट में प्राइस 90 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है, यानी मार्केट में जब आप आज फर्स्ट डे में गए हैं तो
आपने देखा कि आम 90 रुपये किलो मिल रहे हैं, आपने 5 किलो आम खरीद लिए। नेक्स्ट डे जाते हैं या उससे नेक्स्ट डे जाते हैं आप, तो अब आपको आम क्या मिल रहे हैं, 80 रुपीज़ के जी, यानी कीमत में क्या हो गया है, कमी वाक़ई हो गई है, आपकी प्राइस डिक्रीज़ हो गई है। तो अब आपने क्या किया, उस दिन 10 किलो आम खरीद लिए। इसी तरह से आप लोग दोबारा मार्केट में जाते हैं, तो अब आपको आम 80 रुपये के बजाय 70 रुपये किलो मिल रहे हैं। प्राइस में क्या हुई, कमी हुई। आपने अपनी क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा के 10 के बजाय 15 केजी कर दिया, एंड सो ऑन। इसी तरह से 60 पर आप 20 किलो लेंगे, और 50 रुपये किलो जब आपको आम मिल रहे होंगे तो आप 25 केजी अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमने देखा इस प्रैक्टिस को कि किस तरह से प्राइस के इंक्रीज होने से आप अपनी क्वांटिटी डिमांड को डिक्रीज करते चले गए, और प्राइस के डिक्रीज होने से आप अपनी क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज करते चले गए। अब यहाँ से हमें एक और बात क्या पता चलती है, वो ये कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्या, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन या फिर एक इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करती हैं मार्केट के अंदर। तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ आया है कि जहाँ जहाँ हम प्राइस और डिमांड की बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में क्या पाया जाता है, मनफी ताल्लुक पाया जाता है। अब हम इसे टेबल की प्रेजेंटेशन करेंगे किसके ऊपर, डायग्राम के ऊपर। यहाँ पर डायग्राम को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। वाई एक्सिस पे मैंने ली है प्राइस की वैल्यूज़, और एक्स एक्सिस पे मैंने ली है क्वांटिटी डिमांडेड। आप लोग देख रहे हैं वही वैल्यूज़ मैंने ली हैं जो मैंने टेबल पे ली हुई है। वाई एक्सिस पे प्राइस 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, जबकि हमारे पास टेबल में 90 तक है। इसी तरह से क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पर ली हैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, और ये हमारे पास क्या है जी, केजी के अंदर है। ये वैल्यूज़ हमारे पास केजी के अंदर है, और ये यहाँ पर क्या है, रुपीज़ में हमारे पास वैल्यूज़ है। अब हम लोग टेबल को देखते हुए यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इनके कर्व्स को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास प्राइस है 50 रुपीज़ पर केजी, तो 50 रुपीज़ पर केजी के ऊपर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 25 केजी है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे 50 रुपीज़, और इसको हम मिला देंगे किसके साथ, 25 क्वांटिटी डिमांड के साथ। यहाँ पर हम एक डॉट लगा देते हैं, यानी कि 50 रुपये के ऊपर आप 25 किलो आम क्वांटिटी डिमांड मार्केट के अंदर से ले रहे हैं। इसके साथ हम दूसरी वैल्यू देखते हैं प्राइस की 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ के ऊपर आप कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं, 20 केजी। तो यहाँ से हम लोग 60 केजी को मिला देंगे किसके साथ, 20 केजी के साथ। तो हम लोग यहाँ पर कहीं डॉट लगा देंगे 60 और 20 के सामने। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है प्राइस की वो है 70 रुपीज़, और 70 रुपीज़ के ऊपर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 15 केजी। 70 के सामने हम लोग 15 केजी के ऊपर यहाँ पर कहीं डॉट लगाएंगे, और उसके साथ हम लोग नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है 80 रुपीज़ पर केजी। 80 रुपीज़ पर केजी के ऊपर हम लोग ले रहे हैं 10 केजी मैंगोज। 80 एंड 10 के सामने हम लोग यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वैल्यू जो कि हमारे पास लास्ट वैल्यू ऑफ प्राइस है, दैट इज़ 90 रुपीज़, और 90 रुपीज़ के ऊपर हम लोग ले रहे हैं 5 किलो आम। तो 90 के सामने हम लोगों ने 5 केजी आम के ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, अपने डॉट्स को मिला दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन डॉट्स को आपस में मिलाएंगे। जब डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास जो कर्व बनेगा वो कहलाता है आपका डिमांड कर्व। इन डॉट्स को मिला देंगे हम यहाँ पर। इन डॉट्स को मिलाने से ये जो कर्व हमारे पास आया है ये कहलाता है आपका डिमांड कर्व। डी कर्व इसको बोलते हैं, डिमांड कर्व। अब इसकी पहचान क्या है कि ये क्या जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ आने का मतलब इसका क्या है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस की है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन में अपवर्ड भी जा सकते हैं, डाउनवर्ड भी जा सकते हैं, एज पर द कंडीशन। कि अगर आप प्राइस में इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो आप डी कर्व को उस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। अब जब हम बात करते हैं कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज के लिए हम कह सकते हैं कि ये कर्व क्या जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या जब इसकी मूवमेंट होगी तो डिमांड में इजाफा हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, अगर यहाँ से यहाँ की तरफ वो मूव करता है लाइक ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि डिमांड कर्व या क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो रहा है 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो हम ये कहेंगे कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है।
इसी तरह से आप जब कहते हैं कि आपका डिमांड कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम इस सिचुएशन में ये कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, लाइक 25 to 20, 20 to 15, 15 to 10 एंड 10 to 5। तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। अब हम लोग क्या है, इस तरह से भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, या जो पॉइंट्स आपने डॉट्स की सूरत में मिलाए थे उनको हम लोग एक और अंदाज में भी मिला सकते हैं, उसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। इस तरह, यानी आप इन वैल्यूज को इस तरह से भी एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं, या उसको हम अगर ऐसे छोड़ दें तो भी उसकी एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इनफ होगी। इस तरह से क्या है कि जी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सी वैल्यू को किस वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर देखें, इस तरह से आप ये काम स्टार्ट में भी कर सकते हैं जब हमने डॉट लगाए थे, और इसको करने के बाद आप इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, और आप एट द एंड भी इन डॉट्स को इस तरह से एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर्व की डायरेक्शन को भी देखा एरोज की मदद से। यहाँ पर जब हमारे पास एरो इस फॉर्म के अंदर मूव कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है। और जब आपका ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिमांड कम हो रही है। तो ये थी जी लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन। हम लोग ये हमारे पास थी इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है कि एक पर्सन की ये प्रैक्टिस रही है मार्केट में, मैंगोज की परचेजिंग के टाइम पर उसने लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए इस तरह से प्रैक्टिस की है मार्केट में अपनी कमोडिटी की परचेजिंग को। अब हम लोग देखेंगे कि आपकी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। उसके अंदर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हम एक पर्सन को ले रहे हैं, वहाँ पे हम लोग 2 या 3 पर्सन की डिमांड को कलेक्ट करेंगे।